नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी प्रेसिडेंट्स रूल मीन्स राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन ये धारा 300 कल मैंने आपको करवाया था नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। इससे पहले मैंने आपको वीडियो भेजी है। प्रेसिडेंट जो इम्प्लीमेंट करता है नेशनल इमरजेंसी वो करवाया था। अब जो दूसरी इमरजेंसी है वो है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसमें प्रेसिडेंट्स का रूल इम्प्लीमेंट होता है, वो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर आर्टिकल 356 in case of failure of constitutional machinery in a state is known as president rule। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेट में संवैधानिक मशीनरी फेलियर हो जाती है तो उस केस में धारा 300 आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मीन्स कि आर्टिकल 356 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए, इस बात के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करेगी। धारा 356 हर स्टेट गवर्नमेंट को इस काम के लिए कंपेल करती है कि वो जो भी कार्य करेगी वो संविधान के अनुसार करेगी। अगर कोई राज्य सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता कोई सरकार, तो ऐसे में वहाँ पर राष्ट्रपति को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इस कर्तव्य के लिए, अनुपालन के लिए आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाती है किसी भी स्टेट की, तो ऐसे में राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है केंद्र। ठीक है, अगर किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेलियर हो जाती है तो ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपात भी कहते हैं। इट मीन्स इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टार्ट होता है, ये ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन किस ग्राउंड्स पर इम्पोज किया जाता है। इसके 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहला है आर्टिकल 356 एंड दूसरा है आर्टिकल 365। अब पहला जो है आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he satisfy। इट मीन्स कि देखो, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, ठीक है, और राष्ट्रपति इस बात के लिए सेटिस्फाई है, उसको पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई है कि हाँ वाकई एक्चुअल में इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, यहाँ इस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेलियर हो गई है, तो ऐसे में आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को पावर देता है, शक्ति देता है, पावर दे देता है। और धारा 356 राष्ट्रपति को इस बात पर, धारा 356 आर्टिकल 356 राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने का आदेश देता है यदि वह आश्वस्त है, तो यदि वह सेटिस्फाई है तो, और उसको ये लगता है कि अब यह स्थिति आ गई है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की प्रतिक्रिया के आधार पर भी, राज्यपाल के आधार पर भी प्रतिक्रिया कर सकता है। इट मीन्स अगर उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर केंद्र के प्रेसिडेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो राज्यपाल के आधार पर भी राष्ट्रपति जो है उस राज्य में प्रतिक्रिया कर सकता है। इट मीन्स राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये पहला जो है आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है इस चीज़ की, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो, कि अगर वो वहाँ का शासन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा। ठीक है, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 365 इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता,
अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को ओबे नहीं करता, फेलियर हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के लिए यह लीगल होगा कि वह स्थिति को संभाल ले। वहाँ पर स्थिति को संभालने मीन्स कि वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो जो प्रेसिडेंट रूल में दो मेन है इनके, 2 ग्राउंड्स पर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, दोनों मैंने बता दिया। दूसरा पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। इसमें क्या आएगा, ये जो पार्लियामेंट अप्रूवल है, देखो राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर देता है। मैंने पहले भी नेशनल इमरजेंसी में आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है उस समय इमरजेंसी के टाइम पर तो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देता है, बट उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना मस्ट है। और जब वो उसको अप्रूवल जो लेते हैं, अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको दोनों हाउसेज से, दोनों सदनों द्वारा ये परमिशन मिलनी जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ्स के अंदर अंदर राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से अप्रूव मिलना जरूरी होता है। और जब दोनों हाउसेज से अप्रूवल मिल जाता है तब जाकर ये मिनिमम 6 मंथ तक चलता है वहाँ पर ये इमरजेंसी। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखो किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये मैंने आपको बताया कैसे होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे कोई ना कोई। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में सबसे बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। जब वहाँ का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में लेगा तो राज्य सरकार के सारे जो फंक्शन है वो सेंटर अपने हाथ में ले लेते हैं, और उसे फिर वो अपने हाथ में लेकर उसको राज्यपाल, गवर्नर को या किसी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शक्ति प्राप्त होती है, उनको दे देते हैं। और वह यह घोषणा भी कर सकता है कि पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। और वह यह भी घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इट मीन्स कि जो पावर लेजिस्लेचर के पास होती है स्टेट में, पार्लियामेंट तो सेंटर में होती है, तो स्टेट में होती है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर के पास जो पावर होती है वो पावर क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट यूज़ कर सकती है। लेकिन इन सब को करने से पहले जब राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सीएम होता है, सीएम के लीडरशिप वाली जो कैबिनेट होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, उसको पहले डिसॉल्व करता है, भंग करता है, तभी तो पावर आएगी ना उनके पास। पहले क्या करते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, भंग करते हैं, सीएम की जो शक्तियां, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर देते हैं। राज्य का राज्यपाल, और फिर क्या होता है, जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया किसी भी सलाहकार की सहायता से वो राज्य का प्रशासन चलाता है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। कौन? गवर्नर चलाता है। तो यही कारण है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को, जो इसी वजह से आर्टिकल 356 में जो डिक्लेरेशन की जाती है उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और संसद, अब इसके देखो, इसके ये तो मैंने बताया ना आपको, और इसका परिणाम क्या होते हैं। और दूसरा क्या है, संसद राज्य के लिए कानून बनाने शक्ति राष्ट्रपति उनके द्वारा किसी अधिकारी को दे सकते हैं। जब लोकसभा का मान लो संसद नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए वो जो लंबे पड़े जो केसेस होते हैं वो राज्य के संचित निधि से प्रयोग करके उसको प्राधिकृत कर सकते हैं। जब संसद का सेशन चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस समय राज्य के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति या संसद किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा, अगर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 आर्टिकल 356 वुड नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। इट मीन्स कि 1975 में 38वां 38
अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, और उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि आर्टिकल 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो ये 75 में किया गया कि राष्ट्रपति जो है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1978 में एक 44th अमेंडमेंट किया गया, और उस 44th अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया। सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यानी कि देखो 38 अमेंडमेंट में 75 में जो किया गया था उसमें तो ये कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए इस प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि सेटिस्फेक्शन जो है वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, वो उससे दूर नहीं है। तो इस प्रकार किसी राज्य में, किसी स्टेट में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा होता, फेलियर हो जाता है, तो उस स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है। तीसरी राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीसरी क्या है राष्ट्रपति की पावर? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो ये किस बेस पर की जाती है? आर्टिकल देखो, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन आर्टिकल 360, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। इट मीन्स कि आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 360 जो है वो प्रेसिडेंट को इस बात की पावर देता है कि अगर देश में किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं तो राष्ट्रपति को पूरी पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि वो उसको लगता है, सेटिस्फेक्शन हो राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी क्षेत्र की फाइनेंशियल सिचुएशन रिस्क में, खतरे में है, तो आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने की पावर देता है। अब इसमें भी सेम वही चीज़ कि अगर देखो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। 2 मंथ्स के बीच में, 2 महीने के अंदर अंदर उसको लेनी होती है। वंस अप्रूव्ड द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू indefinitely till it is revoked। अब देखो एक बार जब ये शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये जो है एक बार जब ये शुरू हो जाती है तो ये इमरजेंसी अप्रूव्ड द फाइनल इमरजेंसी कंटिन्यू, ये इनडेफिनेट अनिश्चित काल के लिए, जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता है अनिश्चित काल तक ये चलती रहती है। दोनों सदनों से मिलने से परमिशन मिलने के बाद ये वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगी जब तक इसको वापस ना लिया जाए। ठीक है, और इसमें भी जो ये मैंने बोला ना अभी कि संसद के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से परमिशन लेना जरूरी है। इसमें सामान्य बहुमत द्वारा भी पारित किया जा सकता है और स्पेशल यानी कि उपस्थित सदस्यों की जितने लोग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनका भी बहुमत होना बहुत ही ज़रूरी है। राष्ट्रपति द्वारा अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार के कोई एक घोषणा कर देता है इमरजेंसी, तो इसको वापस भी ली जा सकती है। और जब किसी भी इमरजेंसी को राष्ट्रपति को, मतलब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की अप्रूवल लेना जरूरी है, बट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद जब अगर मान लो राष्ट्रपति उस इमरजेंसी को ख़त्म करना चाहता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को दोबारा से, प्रेसिडेंट को दोबारा से पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन। ठीक है, केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार, एक्सटेंशन
ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है केंद्र की, यूनियन की, उसको एक्सपेंड कर दिए जाते हैं। इट मीन्स किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन करने के लिए राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त आवश्यक निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसके लिए अलग से कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। किसी भी निर्देश में राज्य की सेवा में किसी भी प्रकार के उसमें राष्ट्रपति रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस सर्विंग इन स्टेट, राज्य की सेवा में किसी प्रकार के सेवक या वर्गों के जो अलाउंसेस होते हैं उनमें भी वो रिडक्शन कर सकते हैं। और रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स, इसके साथ साथ राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित किए गए जो धन बिल होते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए लाए जाते हैं, उन सभी धन बिलों को, मनी बिल को राष्ट्रपति इमरजेंसी के टाइम तक उसको रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इट मीन्स कि केंद्र की सेवा में लगे हुए सभी जितने भी लोग हैं उनकी जो सैलरी है, सेवा में जो लगे हुए सैलरी है, उनका वेतन है, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के वित्तीय मामले में तो ओवरऑल हम क्या समझेंगे अब कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो उस पीरियड में राज्य के, स्टेट के जितने भी सारे फाइनेंशियल मैटर होते हैं उसमें किसका कंट्रोल हो जाता है? केंद्र का, सेंटर का। अभी तक हमारे देश में कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन प्रेसिडेंट द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी थी। ठीक है, तो ये आपको मैंने दोनों इमरजेंसी बता दी हैं, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, तीनों मैंने आपको इमरजेंसी बता दी हैं, इमरजेंसी पावर बता दी हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और दूसरा प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।